हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षक सूत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं 360 डिग्री एनसीईआरटी साइंस का, जो कि अध्याय 2 सिक्स क्लास का अध्याय 2 की हम बात करेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना। अध्याय हमारा क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का जो कि फर्स्ट चैप्टर करा दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है, किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। ऑप्शन एक है पदार्थ के गुणों के आधार पर। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है पदार्थों के उपयोग के आधार पर। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए में दे रखा है 1 और 2 दोनों। बी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सी कह रहा है केवल 2 सही। डी कह रहा है केवल 1 सही। तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगी, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे, जो क्लास 6 के चैप्टर 2 पेज नंबर 12 से लिया गया है। जैसे कि किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है। पदार्थों के गुणों के आधार पर, जैसे पदार्थ की मजबूती, लचीलापन, गर्मी या ठंड सहने की क्षमता, जंग प्रतिरोध आदि गुणों के आधार पर तय किया जाता है। और हम लोग वही बात करें फिर, तो पदार्थ के उपयोग के आधार पर वस्तुओं के उद्देश्य या कार्य भी पदार्थ के चयनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बिजली के तार के लिए तांबा चुना जाता है, क्योंकि यह अच्छा चालक है। इसीलिए पदार्थ का चयन गुण और उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। वही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकेंड क्वेश्चन कह रही है पदार्थों में क्या क्या आता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कांच, धातु। ए बी कह रहा है प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, उपयुक्त में से सभी। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसमें की सही हो जाएगी। जैसे पदार्थों में क्या क्या आता है, तो कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी और रुई, ये सभी चीज आती है। अब हम लोग इसकी लाइन को पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी की कहाँ से लाइन आई है। तो इसमें दे रखा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये कांच पदार्थ, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा चमकदार सामग्री होते हैं। तो ऑप्शन ए है सोना, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ेंगे। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुत तक अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पदार्थ या वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे पृष्ठ पर ही धातु घृति दिखाई देते हैं। सोना एक चमकदार धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, जैसे कि धातुमय का क्या अर्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कठोरता, चमकीला, मुलायम, पारदर्शी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चमकदार। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन करी है, धुतिमय शब्द का अर्थ होता है चमकदार या चमक वाला। यह शब्द धोती से बना है, जिसका अर्थ प्रकाश, चमक या तेज होता है। इसीलिए चमकीला शब्द धुतिमय का सही अर्थ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वही बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कठोर पदार्थ कहा जाता है। कठोर पदार्थ कहा जाता है, तो ऑप्शन सी दे रखा है, यानी कि ए और बी दोनों, जिनको दबाना मुश्किल होता है और जिन्हें संपीड़ित करना भी कठिन होता है, ये हमें कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा,
कील मोमबत्ती चाक अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुचि, खुरदरता अथवा चिकना होना। क्या आप गुण के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा लकड़ी दिया है, जो हमारा ये क्या है, धातु नहीं है। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वह प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुतः अपनी चमक खो देती है और धुतीहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसीलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। लकड़ी एक धातु नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में सशक्त कथन की पहचान करें। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पदार्थों के किसी संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाता है, सही है। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान है और जिसे खरोंचा आसानी से जा सके वह कोमल पदार्थ कहलाता है, यह भी सही है। बट ऑप्शन सी जो कह रहा है धातु में हमेशा चमक बनी रहती है, तो ये हम लोगों के लिए गलत है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इस लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को नहीं खरोंच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? तो अघुलनशील, जो कि हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, अघुलनशील। बाद बाकी सब विलेय है, जैसे कि मिश्रित, पारदर्शी, अपारदर्शी, ये सब विलेय का उदाहरण है। बट ये अभिलेय पूछ रहा है, तो अघुलनशील जो है हमारा क्या है, अभिलेय पदार्थ है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी लाइन कह रही है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुले हुए विलीन हो गए। हम कह सकते हैं कि पदार्थ जल में विलेय है और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विरोपित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अविलेय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो दे रखा है, ए कह रहा है ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, काफ़ी समय तक विलोड़ित करने पर घुल जाते हैं, जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एनसीईआरटी की लाइन करी, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में घुलित नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा विलेय पदार्थ के उदाहरण है? तो ऑप्शन दे रखा है, नमक, चीनी, वॉशिंग पाउडर, तो उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से डी आंसर हो जाएगा, जो कि नमक भी होगा, वॉशिंग पाउडर भी होगा और चीनी भी होगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार से इस गिलास सामान्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंदर बस वस्तु के चम्मच से विलोड़ित कीजिए और धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाया गया पदार्थ क्या होता है। अपने प्रश्नों को इतना इतना में अनुसार नोट
कर सकते हैं। जैसे चीनी, नमक, वॉशिंग पाउडर विलेय पदार्थों के उदाहरण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं, उपयुक्त में से गलत कौन सा है? तो हमारा यही सी ऑप्शन जो है गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं, यही गलत कथन दे रखा है। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। कह रही हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलेय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्य जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रही है निम्नलिखित में से सही कौन सा विकल्प है? केरोसिन तेल जल में विलेय है, शहद जल में विलेय है। तो कथन के अनुसार इसका ऑप्शन कह रहा है केवल ए, दोनों, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा यही सही विकल्प है, जो कि शहद क्या है, जल में विलेय है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। जैसे कि क्या कह रही है अन्य डूबकर गिलास तली में पहुंच गए थे, क्या यही सही नहीं है? हम इसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां व कंकड़ आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बुझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के पास पास उदाहरण दें। अन्य द्रव्य जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। शहद पानियों में घुलनशील होता है, लेकिन यह उसके प्रकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? सरसों का तेल जल में विलेय है। कथन 2 कह रही है नींबू का रस जल में अविलेय है। तो ऑप्शन एक कह रहा है केवल 1, केवल 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन दोनों हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की लाइन कह रही है सिरका, नींबू रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य का नमूने एकत्र कीजिए, कांच के गिलास के लीजिए, इसे आधा जल भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इस 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित होता है। सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अविलेय, जबकि सिरका, नींबू का रस क्या होती है, विलेय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रही है, इसी का सम एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से असत्य है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो ऑप्शन ए कह रहा है उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तु को देखा जाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो हम लोगों के लिए यही असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को क्यों नहीं चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करना आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा सकेंगे। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों से जिनसे होकर वस्तु देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। कांच, जलवायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच एवं प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखना अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है पदार्थों पदार्थों वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? तो पारदर्शी कहलाता है, जो अभी हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े हैं। ये भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन में वही है। जैसे कि कह रही है क्यों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। वही बात है, ऊपर वाली लाइन में से दी गई क्वेश्चन थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है प्रभाषी पदार्थ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मोटी लकड़ी, यही हमारा प्रभाषी पदार्थ नहीं है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है उन पदार्थों अथवा
से होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जलवायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है मक्खन का पेपर क्या है? पारदर्शक, अपारदर्शी, पारभासी। तो मक्खन का पेपर क्या है? पारभासी है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। बूंदे खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, क्या आप पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख पाते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं की देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वर्षा के लिए परीक्षण करने में किया था। मक्खन का पेपर भी क्या है? पारभासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है गेहूं तथा चावलों में मिट्टी या पत्थरों के बड़े को अलग करने के लिए सॉरी ये तो थर्ड चैप्टर हो गई। चलिए कैसी लगी आपको ये जानकारी? अब हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आपको थर्ड चैप्टर की करा देंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये हम वीडियो बना रहे हैं सारे एक एक चैप्टर करके आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से तमाम वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसी लगी जानकारी हो? अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर से कह रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।